नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत सेनापति आप सभी का मनोबल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण का एक कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, विकास एवं इतिहास हम देख रहे हैं। ये इस टॉपिक का दूसरा वीडियो है। यदि अभी तक आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा तो इसका पहले वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के इस मानचित्र को आप ध्यान से देखिए। ये है हमारा देश भारत, ये है चाइना, और चाइना से एक नदी निकली है जिसका नाम है सिंधु नदी। ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है ईरान। ईरान को ही प्राचीन काल में फारस के नाम से जानते हैं। और ये हम जानते हैं, हमने इतिहास में भी पढ़ा है कि भारत का कई हजार वर्षों से ईरान के साथ व्यापारिक संबंध रहा है। ईरानी अर्थात फारसी लोग जब स्थल मार्ग से भारत की ओर व्यापार करने के लिए आते थे तो बीच में एक नदी पड़ती है जिसका नाम है सिंधु नदी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फारसी लोग हैं वो स का उच्चारण ह के रूप में करते हैं, तो वो लोग ये सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे। ठीक है, हिंदू नदी बोलते थे। और सिंधु नदी के इस पार वाले देश को हिंदुस्तान या हिंद बोल के संबोधित करते थे, और यहाँ की भाषा को हिंदी बोलते थे, हिंदी भाषा बोलते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द संस्कृत के नहीं हैं, ये तीनों शब्द फारसी भाषा के हैं। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में हिंदी भाषा का विकास क्रम तक पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से संस्कृत भाषा से होते हुए हिंदी भाषा का जन्म होता है। अब हम हिंदी शब्द के जन्म के बारे में देखते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम हिंदी भाषा का जन्म तक देखे थे। इस वीडियो में हम हिंदी शब्द का जन्म कैसे होता है, इससे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिंधु जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सिंधु नदी रही है। ठीक है, हिंदी शब्द ईरानी शब्द है, ईरानी या फारसी शब्द है हिंदी शब्द। प्रारंभ में हिंदिक करके उच्चारित किया जाता था, ईरानी लोगों के द्वारा हिंदिक बोला जाता था। बाद में एक प्रत्यय अलग हो गया, अंतिम व्यंजन का लोप हो जाने से हिंदी शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, शुरुआत में लोग हिंदिक बोलते थे, बाद में एक प्रत्यय का लोप हो जाने से हिंदी शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, ग्रीक साहित्यों में हिंदी शब्द को, हिंदी के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग किया गया है ग्रीक साहित्य में। मतलब जब यूनानी लोग आए थे, उन लोग भी स्थल मार्ग से आए थे, तो जब ये नदी पड़ी थी सिंधु नदी, उसको यूनानी अर्थात ग्रीक लोग इंडस नदी बोले हैं। इस नदी को इंडस नदी बोले हैं, और इंडस नदी के इस पार वाले क्षेत्र को इंडिया बोले हैं। ठीक है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये शब्द संस्कृत के नहीं हैं, ये तीनों शब्द फारसी भाषा के हैं। देखिए दोस्तों, जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम से क्वेश्चन आए हैं, सभी क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में अर्थात इस कोर्स में मैं कंप्लीट कराते हुए चल रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हिंदी की 5 उपभाषाओं के बारे में। ठीक है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5। यहां से क्वेश्चन आ चुका है। कहां क्वेश्चन आया है? सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के क्वेश्चन, 20 के एग्जाम में। तो अब देखते हैं हिंदी की 5 कौन कौन सी उपभाषाएं हैं। पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है पूर्वी हिंदी, तीसरी है राजस्थानी हिंदी, चौथी है पहाड़ी हिंदी, पांचवी है बिहारी हिंदी। ठीक है दोस्तों, ये स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। देखिए, इस स्लाइड से कितने बार क्वेश्चन आ चुके हैं। सीजीपीएससी प्रीलिम 2020 में, सीजी व्यापम 2010 में, उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2005, नेट जीआरएफ 2005, यूपी बीएड 1998, नेट जीआरएफ 2014। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये जो स्लाइड है हिंदी की 5 उपभाषाओं से संबंधित, आप लोगों को मतलब अच्छे से इसको याद रखना है। अब हम देखते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है। हम क्या देखें, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। अब इन उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां शामिल है उसको देखते हैं।
पहला देखते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मानक हिंदी के रूप में खड़ी बोली को ही अपनाया गया है। ठीक है, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो राजभाषा शामिल किया गया है, जो भारत संघ की राजभाषा है, वो यही खड़ी बोली है। और कहाँ की खड़ी बोली? स्पेशली मेरठ की खड़ी बोली। आप याद रखिए, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगरू या हरियाणवी, दक्षिणी बुंदेली। अब देखते हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है। ये है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, यदि आप छत्तीसगढ़ के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? जयपुरी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली, मगही। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आया है सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में। ठीक है, देखते हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा है? तो आप बताइए। अभी अपन देखें, भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा है। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए 5। ठीक है, देखते हैं व्याख्या को। भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। बाकी इसको अपन देख चुके हैं। ठीक है, अभी देख लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं और बोलियों से महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तथ्य में जो लिखा रहा हूं, यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गाथा आल्हा बुंदेली में लिखी गई है। खड़ी बोली, जिसको कौरवी भी बोलते हैं, को मानक हिंदी के रूप में अपनाया गया है। देखिए दोस्तों, सीजी व्यापम के अंतर्गत संयुक्त भर्ती परीक्षा 2017 में यहां से क्वेश्चन उठा चुका है। सीजीपीएससी एसीएफ 2017 में क्वेश्चन उठा चुका है। ठीक है, मैं बताया ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल सांस्कृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी कहा है। जॉर्ज गियर्सन ने हरियाणवी को बांगरू कहा है। इसे जाटू भाषा भी कहते हैं। हरियाणा में एक समुदाय है, जाट समुदाय। जाट समुदाय के द्वारा जो हरियाणवी भाषा का प्रयोग बहुत अधिक संख्या में किया जाता है, इसीलिए इस भाषा को जाटू भाषा भी कहते हैं। मीराबाई की रचना मारवाड़ी में है। ठीक है, मीराबाई को जानते हो, जो भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी क्या बोलते हैं प्रशंसक है, जो पूजा करने वाली। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को विश्व स्तर पर सबसे अधिक किसी ने प्रसिद्धि दिलाई है, तो वो है तुलसीदास जी का रामचरितमानस। ठीक है, तुलसीदास जी का रामचरितमानस कौन से भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहां से बन सकता है। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। दोस्तों, अभी एक मूवी आई थी पद्मावती करके, पद्मावती या पद्मावत नाम से एक मूवी आई थी, आपको याद होगा, जो कि भंसारी की मूवी थी। ठीक है, और ये मूवी में बहुत विवाद हुआ था। करणी सेना इस मूवी को लेकर बहुत तोड़फोड़ किया, देश में बहुत जगह विरोध हुआ था। तो देखिए, ये मलिक मोहम्मद जायसी का एक पुस्तक है जिसका नाम है पद्मावत, जो कि कौन से भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रामचरितमानस बहुत फेमस पुस्तक है, बहुत फेमस ग्रंथ है, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, भोजपुरी भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी। आप जानते हो कि सबसे ज्यादा मूवी भी बनता है भोजपुरी में, बहुत सारा मूवी बनता है। विजय किशन और बहुत सारे कौन कौन से हीरो हैं जो भोजपुरी में के एक्टर हैं। और भोजपुरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बोली क्यों है? क्योंकि ये यूपी, बिहार, ठीक है, झारखंड में बोली जाती है। और आप जानते हो कि झारखंड, यूपी, बिहार की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और जनसंख्या ज्यादा होने के कारण बहुत से लोगों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं, मैथिली 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली एकमात्र बोली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, मैथिली जिसे अभी एक स्वतंत्र भाषा का दर्जा प्राप्त हो गया है,
जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली एकमात्र बोली है। इसको अपन देखे भी थे। देखो, ये है मैथिली, जो कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बोली है जिसे अभी एक स्वतंत्र भाषा का दर्जा प्राप्त हो गया है, जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा शामिल है उसमें एक मैथिली भी है। छत्तीसगढ़ी की 2 भगनियां अवधि और बघेली है। मैं लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, छत्तीसगढ़ की 2 भगनियां मतलब बहन अवधि और बघेली है। अगर आप छत्तीसगढ़ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, जयपुरी बोली को ढूंढाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं बोली किसे कहते हैं। ठीक है, जिस स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करते हैं उसे बोली या डायलेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये घास पात की तरह अपने आप जन्म लेती हैं और किसी क्षेत्र विशेष पे बोली जाती है, जैसे भोजपुरी, मगही, ब्रजभाषा, अवधी। बोली का क्षेत्र जब विस्तृत हो जाता है, ठीक है, बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा सीमित होता है। बोली का क्षेत्र जब विकसित हो जाता है तो क्या बन जाती है? भाषा। ठीक है, जब कम क्षेत्र में रहता है तो उसी को बोली बोलते हैं, और जब उसका क्षेत्र बढ़ जाता है भाषा भाषा कहलाती है। बोली में देखो और कुछ बता रहा हूं, बोली एक क्षेत्र सीमित तक होती है, इसमें कोई साहित्य की रचना नहीं होती। भाषा में साहित्य की रचना होती है लेकिन बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। सरकारी कामकाजों में इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, राजस्थानी, भोजपुरी आदि बोलियां हैं। बोली की 4 विशेषताओं के बारे में देखते हैं। बोली केवल बोलचाल में काम आती है। ठीक है, मतलब एक क्षेत्र विशेष, छोटे जगहों में बोलने के लिए काम आती है बोलियां। इसका प्रयोग एक सीमित क्षेत्र में होता है। ठीक है, इसमें लिखित साहित्य नहीं होता। यह भाषा की प्रारंभिक अवस्था है। दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, भाषा की प्रारंभिक अवस्था क्या होती है? बोली। बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है यहां से। अब हम देखते हैं परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित शब्द का अर्थ होता है योग्य या कुशल। ठीक है, परिनिष्ठित शब्द का अर्थ होता है योग्य या कुशल। परिनिष्ठित भाषा व्याकरण से नियंत्रित होती है। ठीक है, व्याकरण जो अगर योग्य या कुशल तभी है ना जब ये व्याकरण से नियंत्रित हो रही है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। ठीक है, खड़ी बोली, ये देखो यहाँ इंपॉर्टेंट, खड़ी बोली कभी बोली थी। ठीक है, आज परिनिष्ठित भाषा बन गई है, जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर होता है। जो हम हिंदी बोलते हैं ना, वही खड़ी बोली है। और कहाँ की खड़ी बोली? मेरठ की खड़ी बोली। अब हम देखते हैं राष्ट्रभाषा के बारे में। चलिए देखते हैं। किसी राष्ट्र की संपूर्ण या अधिकांश जनता द्वारा प्रयुक्त भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे मंदारिन चीन की राष्ट्रभाषा है, जैसे जर्मन जर्मनी की राष्ट्रभाषा है, जैसे इंग्लिश इंग्लैंड की राष्ट्रभाषा है। मतलब ऐसा भाषा जिससे उस देश की संस्कृति जुड़ी हो, ऐसा भाषा जिससे उस देश की एकता जुड़ी हो, ऐसी भाषा जिससे उस देश के राष्ट्रीय आंदोलन जुड़े हो, उस देश की क्रांति जुड़ा हो। ठीक है, वो उस देश के निवासियों का उस भाषा के प्रति समर्पण हो, उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, अर्थात जिस भाषा का प्रयोग देश के राजकाज के लिए प्रयुक्त होता है वही राजभाषा कहलाती है। जिसका प्रयोग संविधान में हो, जो प्रशासन की भाषा हो। ठीक है, शासन प्रशासन की भाषा हो, जिस भाषा से किसी राज्य या देश का शासन संचालित होता हो, वह भाषा राजभाषा कहलाती है। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलने जा रहा हूं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 343 343(1) 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि से लिखी हिंदी भाषा संघ की राजभाषा होगी, मतलब संघ की राजभाषा है। ठीक है, संविधान के कौन से अनुच्छेद? या अनुच्छेद को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए।
आर्टिकल 343(1) अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि से लिखी हिंदी भाषा संघ की राजभाषा है। ठीक है, हिंदी भाषा भारत संघ की राजभाषा है। यूपी बीएड 1999 में पूछ चुका है क्वेश्चन। अब हम देखते हैं शास्त्रीय भाषा के बारे में। तो देखिए, शास्त्रीय भाषा कौन सी भाषा को कहते हैं? ठीक है, देखिए, भारत सरकार द्वारा प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण करने हेतु भारत सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? तमिल को। उसके बाद 2005 में, 2004 में तमिल को, 2005 में संस्कृत को। आप इसको याद रखोगे एकदम विशेष तौर पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को। ठीक है, कन्नड़ कर्नाटक की भाषा है। ठीक है, तेलुगु अपना आंध्र प्रदेश तेलंगाना की भाषा है, तमिल तमिलनाडु की भाषा है, संस्कृत संस्कृत सभी जगह की भाषा है, पूरे भारत में हर जगह संस्कृत बोला जाता है, मतलब बोला जाता था। ठीक है, ये कुछ इस क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है संस्कृत। 2013 में मलयालम को, मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की भाषा है। 2014 20 फरवरी 2014 को ओडिया भाषा को, ठीक है, ओडिया उड़ीसा की भाषा है, ठीक है, को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, आपको विशेष तौर पे कौन कौन सा याद रखना है? 2004 में तमिल को, 2005 में संस्कृत को, ठीक है, और सबसे नया शास्त्रीय भाषा कौन सा है? 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। इस प्रकार से वर्तमान अभी भारतीय मतलब अभी शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 6। और कुछ देखते हैं। भारत के भाषाई विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक इसी प्रकार प्राचीन साहित्यिक परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से कुछ भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, अपन देख लिए कौन कौन सा भाषा है। ठीक, अब हम देखते हैं शास्त्रीय भाषा का मापदंड क्या होता है। ठीक है, मतलब कौन कौन सा कंडीशन होना चाहिए। तो देखते हैं, इसके प्रारंभिक ग्रंथों के अभिलिखित इतिहास की प्राचीनता 1500 से 2000 वर्षों या उससे भी पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं, भाषा का साहित्य मूल हो, वह किसी अन्य समुदाय या भाषा से ना लिया गया हो। तीसरा देखते हैं, किसी भी भाषा के प्रवर्ती रूपों तथा उसकी उपशाखाओं में अनिरंतरता हो सकती है, जिसके कारण शास्त्रीय भाषा के पूर्ववर्ती और आधुनिक रूप भिन्न हो सकते हैं। उस भाषा की एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा रही हो। भारत में अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अब आपको एग्जाम के लिए कौन कौन से याद रखना है, मैं आपको बता चुका हूं। आपको ये याद रखना है 2004 में तमिल को, 2005 में संस्कृत को, इसको भी याद रखिए 2008 में तेलुगु कन्नड़ को, 13 में मलयालम को और 2014 में उड़ीसा को। इसका डेट भी याद रखिए 20 फरवरी 2014 को। और मैं स्पेशली जो लाल कलर से जो मैं हाईलाइट किया हूं उसको आप एकदम स्पेशली याद रखोगे। ठीक है, और टोटल कितना है? टोटल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 है। बस आपको इतना मुख्य रूप से याद करना है। एक क्वेश्चन आया था, राज्य वन सेवा भर्ती परीक्षा जो छत्तीसगढ़ एसीएफ का एग्जाम हुआ था 2017 में, वहां से क्वेश्चन आया है कि भारत में शास्त्रीय भाषा की प्रस्थिति सर्वप्रथम किस भाषा को प्रदान की गई थी। तो देखिए, सबसे पहले शास्त्रीय भाषा की प्रस्थिति किस भाषा को प्रदान की गई है? तमिल भाषा को। ठीक है, कब? 2004 में तमिल को, संस्कृत को 2005 में, मलयालम को 2013 में, हिंदी को प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, देख चुके हैं अपन ये सब चीज। प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण करने हेतु भारत सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। अब तक तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। 20 फरवरी 2014 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उड़ीसा भाषा को, उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं मातृभाषा के बारे में। देखिए दोस्तों, मातृभाषा किसे कहते हैं? देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो
वो जब अपने मम्मी के जब गोदी में खेलता है, तो उसकी मम्मी जो उसको भाषा में बात कराती है, जो भाषा में उसकी माँ बात करती है, जो बच्चों को जो उस भाषा में सिखाती है, वही मातृभाषा है। ठीक है, तो बच्चा देखो माँ के मुख से सीखता है, ये बच्चा है अपनी मम्मी के मुख से सीख रहा है। परिवार से विस्तार होता है, समाज से विस्तार होता है। विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम होता है मातृभाषा। यहां से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम कौन सा होता है? मातृभाषा। दोस्तों आपके घर के आसपास कोई ना कोई सिंधी या बंगाली टाइप के दोस्त आपके होंगे, ठीक है। यदि आप उनके घर जाओगे ना, तो देखना उन लोग ना, जैसे कोई सिंधी दोस्त होगा, वो सिंधी भाषा में बात करेगा अपने घर में, भले आपसे हिंदी भाषा में बात करेगा। तो उन लोग क्या करते हैं, जब बच्चा छोटा सा पैदा होता है ना, तभी से उसको सिंधी सिखाना शुरू कर देते हैं। चाहे उन लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में क्यों ना रहे, उसको सिंधी सिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनकी मातृभाषा है। वो घर में अपनी मातृभाषा में बात करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रथम राजभाषा आयोग। पहला राजभाषा आयोग के बारे में बात करते हैं। जैसे प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 7 जून 1955 को। ठीक है दोस्तों, जो जो फैक्ट मैं लिखा रहा हूं या मैं बताते जा रहा हूं, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे क्वेश्चन बन सकता है, सब इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन कहां से बनेगा थोड़ी मालूम है अपने को, आप सबको याद रखिए। मैं आपको बोला हूं कि सम परीक्षक में 100 में 100 अगर आपको लाना है, तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा ना। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 7 जून 1955 को, अनुच्छेद 344 एक के तहत। ठीक है, ये अनुच्छेद आपको पॉलिटी के लिए भी काम आ जाएगा, और हिंदी में भी यहां इस अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर। ठीक है, क्वेश्चन पूछ चुका है एमपीएसआई मेंस 2010 में। पहली बैठक कब हुई थी? 15 जुलाई 1955 को। ठीक है, राजभाषा आयोग की पहली बैठक कब हुई थी? 15 जुलाई 1955 को। कुल सदस्य कितने होते हैं? 30 होते हैं। लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य। सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं राजभाषा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। राजभाषा विभाग भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, ये गृह मंत्रालय का ऑफिस है। ठीक है, गृह मंत्रालय का ऑफिस है। यही राजभाषा आयोग का भी ऑफिस है। ठीक है, इसी के अंतर्गत। और ये कहाँ पड़ता है? राष्ट्रपति भवन जाते समय रास्ते में पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हिंदी दिवस के बारे में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है, चलो देखते हैं। 14 सितंबर को हम हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई है 14 सितंबर 1953 1953 से। हम हर साल हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाते हैं। क्या हुआ था कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। ठीक है, इस तारीख को 14 सितंबर 1949 को निर्णय लिया था। 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, आर्टिकल 343 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। ठीक है, राजभाषा प्रचार समिति, ठीक है, बाद में राजभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर 1953 से प्रति वर्ष 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाद में क्या किए, जो राजभाषा प्रचार समिति लोग थे, वो रिक्वेस्ट किए भारत सरकार को 1953 में रिक्वेस्ट किए कि यार 14 सितंबर के दिन प्रस्ताव पास हुआ था, इसी दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं ना। तो भारत सरकार बोली ठीक है, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाना शुरू कर देते हैं। कब से? 1953 से। ठीक है, विधानसभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कौन प्रस्तुत किया था? गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखिए। हिंदी दिवस 14 सितंबर को हम मनाते हैं हर साल। भारत की संविधान निर्मात्री सभा 14 सितंबर 1949 को मुंशी अयंगर फॉर्मूले के आधार पर, ये फॉर्मूला भी आप याद रखिए, मुंशी अयंगर फॉर्मूले के आधार पर देवनागरी लिपि से लिखी हिंदी को
ठीक है, देवनागरी लिपि से लिखी जाने वाली हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और 1953 से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर के दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी के दिन में। और 14 सितंबर को क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, नेशनल हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है, चलो क्या हुआ था देखो, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, कब से कब हुआ था? 10 से 12 जनवरी 1975 1975 को हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, उस समय देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की थी। इस कार्यक्रम की, जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने किया था? शिव सागर राम गुलाम ने किया था। अब इसी तारीख को यादगार बनाने के लिए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, तो वो 10 जनवरी 2006 को ये घोषणा किए कि अब से हर साल 10 जनवरी के दिन को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाना शुरू हुआ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया 10 से 12 जनवरी 1975 को, 1975। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया था? नागपुर, भारत में। द्वितीय कब आयोजित किया गया था विश्व हिंदी सम्मेलन? ठीक है, तो ये आयोजित किया गया था अगले ही साल 1976 में। कहाँ? मॉरिशस में। तृतीय, ये नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था। कब? 1983 में, जब वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, जब वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी। अब देखना है 11वां, याद रखना है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? ये कहाँ हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। कब हुआ था? 2018 में। ठीक है, जितना मैं ऐसे गोल गोल किया हूं वो चीज को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भारत के अलावा मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद इत्यादि देशों में बोले जाती है। इसके अलावा कई देश है, वहां भी हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, इसीलिए तो हम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करते हैं, क्योंकि केवल हिंदी भारत में नहीं बोली जाती, भारत के अलावा कई देशों में बोली जाती है। अब हम देखते हैं भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों के बारे में। ठीक है दोस्तों, हमने शुरुआत में पढ़ा था कि हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जो भारत के लगभग हर क्षेत्र पर बोली या समझी जाती है। ठीक है, हम ये पढ़े थे। और हम जानते भी हैं कि हिंदी भाषा, देश का प्रधानमंत्री कौन सा भाषा में भाषण देते हैं? हिंदी भाषा में देते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा भारत के लगभग हर क्षेत्र पर बोली या समझी जाती है। लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र किसको बोलते हैं? हिंदी भाषी क्षेत्र हम उन क्षेत्रों को बोलते हैं जहां की पहली भाषा, जहां का फर्स्ट लैंग्वेज ना हिंदी है, जहां का फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। अब हम देखते हैं ऐसा कौन कौन सा क्षेत्र है जहां का फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। ठीक है, जहां का पहला राजभाषा हिंदी है। देखिए 9 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हमारे देश की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। देखिए दोस्तों, ये जो आपको ऑरेंज कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा ऑरेंज कलर का जो रंगा हुआ दिखाई दे रहा है, ये भारत का हिंदी भाषी क्षेत्र है। और हमारे देश की कुल जनसंख्या का 43.6% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा क्षेत्र आ रहा है। हरियाणा आ रहा है, ये आ रहा है हिमाचल प्रदेश, ये आ गया उत्तराखंड, ये आ गया अपना उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, अपना छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ये देश की राजधानी दिल्ली। ठीक है, अब देखिए गुजरात में लोग हिंदी नहीं बोलते क्या? गुजराती लोग भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन यहाँ की पहली भाषा गुजराती है। ठीक है, महाराष्ट्र में लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन पहली भाषा मराठी है, यहाँ की उड़िया है।
बोलने का मतलब ये है कि जहां की पहली भाषा हिंदी है उन क्षेत्रों को हिंदी भाषी क्षेत्र बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित राजभाषाओं की सूची। चलिए देखते हैं। देखिए, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उस समय भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 14 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया था। ठीक है, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया था। ठीक है, वो कौन कौन से थे? असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। उसके बाद ना, उसके बाद 8वीं अनुसूची में 3 बार संशोधन किया गया और नए और कुछ भाषाओं को जोड़ा गया। प्रारंभ में 14 भाषा थे, ठीक है, बाद में 8वीं अनुसूची में 3 बार संशोधन किया गया और कुछ और भाषाओं को जोड़ा गया। पहला देखते हैं 1967 को 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत एक भाषा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में सिंधी भाषी लोग भी रहते हैं। ठीक, उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन करके 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन से? कोंकणी जो कि गोवा की भाषा है, ठीक है, मणिपुरी मणिपुर की भाषा है, नेपाली नेपाली सिक्किम की भाषा है, ठीक है, सिक्किम हो गया, दार्जिलिंग हो गया, पश्चिम बंगाल का जो ऊपरी क्षेत्र है वहां पर नेपाली भाषा बोला जाता है। सिक्किम भी वहीं आता है, पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर में ना सिक्किम राज्य है। ठीक है, 2003 में 92वां संविधान संशोधन करके 4 नए भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कौन कौन से? बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। ठीक है, तो देखो पहले 14 था, एक जोड़ा गया तो 15 बन गया, 15 3 18 हो गया, 18 4 22। अभी कितने भाषाएं हैं? हम 22 भाषाएं। ठीक, और ये मैं आपको भी बताया, क्या बताया कि मैथिली एकमात्र ऐसी बोली है जिसे हम भारतीय संविधान की 22 भाषाओं के अंतर्गत शामिल किए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, और संथाली क्या है? संथाली के बारे में क्या स्पेशल है? क्योंकि ये क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिच परिवार की भाषा है। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा है। ठीक है, आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची में शामिल भारत की 22 भाषाएं। चलिए अब देखो, एमपीएसआई मेंस 2010 में क्वेश्चन पूछ चुका है कौन कौन सी भाषाएं हैं और आपको याद कौन कौन सा रखना है और एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन सा आएगा वो भी बताता हूं। देखो, असमिया, गुजराती, कन्नड़, ठीक है, कन्नड़ कर्नाटक का है, असम का है, गुजरात का है, कर्नाटक का है, मराठी महाराष्ट्र का है, ओडिया कहाँ का है? ओडिया उड़ीसा का है। संस्कृत, देखिए आप संस्कृत को विशेष तौर पे ध्यान रखिए। क्यों संस्कृत को ध्यान रखिए? क्योंकि देखिए संस्कृत के बारे में बताना चाहूंगा कि भारोपीय परिवार की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। वर्तमान में संस्कृत मतलब संस्कृत भारतीय संविधान के 22 भाषाओं में, मतलब 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा है संस्कृत। तेलुगु, ठीक है, बंगला, हिंदी का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। जो जो मैं लाल कलर से हाईलाइट कर रहा हूं उसे आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए। ठीक है, हिंदी, कश्मीरी भाषा को आप याद रखिए, मलयालम, पंजाबी, तमिल, उर्दू को याद रखिए। कई लोगों के मन में ये डाउट होगा उर्दू तो पाकिस्तान की भाषा है ना, पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है, ये कहाँ से 22 भाषा में शामिल होगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उर्दू का जो जन्म हुआ है वो भारत में हुआ है। ठीक है, और उर्दू भारोपीय परिवार की भाषा है। उर्दू का जन्म कहीं ना कहीं संस्कृत से हुआ है। ठीक है, सिंधी भाषा, ठीक है, सिंधी भाषा को भी ध्यान रखना। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कई लोगों के मन में यह विचार चलेगा नेपाली तो नेपाल की भाषा है, ये भारत के संविधान के 22 भाषाओं में कैसे शामिल होगा? मैं बताना चाहूंगा कि नेपाल, सिक्किम, ठीक है, दार्जिलिंग और कई क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली को ध्यान रखना। मैथिली क्यों ध्यान रखना? मैथिली को इसलिए ध्यान रखना क्योंकि मैथिली एकमात्र बोली है जिसे भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में शामिल किया गया है। संथाली, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 8वीं अनुसूची में शामिल
22 भाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन सकते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य क्या कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। 22 भाषाओं में हिंदी भाषा, जो कि लगभग पूरे देश और देश में बोली और समझी जाती है, ठीक है। 22 भाषाओं में एकमात्र भाषा है हिंदी भाषा, ठीक है, जो लगभग पूरे देश में बोली या समझी जाती है। और हम देखें कि 43.6% लोग भारत में हिंदी भाषी मतलब भारत में इतनी 2011 की जनगणना के अनुसार 43.6% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, ठीक है। और बाकी भाषा को देखोगे ना तो उसका जो परसेंटेज है वो 2 अंक में नहीं है, ठीक है, वो सिंगल अंक में है। दूसरा देखते हैं, हिंदी भाषा को वैश्विक भाषा का दर्जा प्राप्त है, जो विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, मतलब पहली कौन सी बोली जाती है, पहली मंदारिन है, दूसरा कौन सा है, अंग्रेजी है, और तीसरा सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है हमारी अपनी हिंदी भाषा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। आप विशेष तौर पे ध्यान रखना, कहीं ये मत लगा देना कि अंग्रेजी भाषा भी शामिल है, क्योंकि हमारे देश का अधिकांश काम देखोगे तो अंग्रेजी में होता है ना। आप भले हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन आप देखोगे तो ऑफिशियली अधिकांश काम अंग्रेजी में होता है, ठीक है। तो 22 भाषाओं में वो भाषा शामिल है जो भारतीय भाषा है, ठीक है। विदेशी अंग्रेजी भाषा क्या है, विदेशी भाषा है, जिसको शामिल नहीं किया गया है। संस्कृत भारतीय परिवार की सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत 22 भाषाओं में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा है। संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और कर्नाटक का एक जगह है शिमोगा करके, ठीक है, शिमोगा करके कर्नाटक का जगह है, जहां से वहां के जो वर्तमान मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं, येदियुरप्पा, ठीक है, येदियुरप्पा चुनाव लड़ते हैं, शिमोगा कर्नाटक में है, वहां लगभग हर कोई संस्कृत बोलता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, 22 भाषाओं में उर्दू भाषा भी शामिल है, जो पाकिस्तान की एक राष्ट्रभाषा है, ठीक है। 22 भाषाओं में सिंधी भाषा भी शामिल है, जो पाकिस्तान की एक भाषा भी है, ठीक है। मैं यहां बोला उर्दू पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है और सिंधी पाकिस्तान की एक भाषा भी है, ठीक है। हिंदी के बाद देखो दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बन सकता है और आपको जानना भी जरूरी है, हिंदी के बाद ऐसी कौन सी भारतीय भाषा है जो विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। हिंदी के बाद ऐसी कौन सी भारतीय भाषा है जो विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है, तो ध्यान रखना बंगाली भाषा, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश में भी बंगाली बोलते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी भाषा अर्थात संघ की राजभाषा के लिए कौन कौन सा प्रावधान किए गए हैं और कौन कौन से अनुच्छेद में हिंदी भाषा अर्थात भारत संघ की राजभाषा का वर्णन है, चलिए देखते हैं। संविधानिक दृष्टिकोण और राजनीतिक दृष्टिकोण से हिंदी भाषा का महत्व, ठीक है। देखो, संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत, अभी अपन देख भी चुके हैं इसी के बारे में, देवनागरी लिपि से लिखी हिंदी भाषा संघ की राजभाषा होगी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि से लिखी हिंदी भाषा संघ की राजभाषा होगी। अनुसूची 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में एक हिंदी भाषा भी शामिल है, ठीक है। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, देख चुके हैं अपन। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधित प्रावधानों में हिंदी का वर्णन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राजभाषा संबंधित प्रावधान कब से कब तक है, भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक है, ठीक है। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 351 में राजभाषा के विकास संबंधित निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है एमपीएसआई 2010 में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधित अनुच्छेद का वर्णन, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेदों का वर्णन अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है, ठीक है। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा, आर्टिकल 344(1) 344(1) के तहत राजभाषा आयोग का गठन के बारे में दिया गया है, इसको अपन अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, ठीक है।
अनुच्छेद 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का की सुविधाओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, देखो सब एग्जाम में आ चुका है। अब देखते हैं हिंदी भाषा के विकास की जिम्मेदारी किसको है? संघ सरकार अर्थात भारत सरकार को प्रदान की गई है। ठीक है, सीजी व्यापम 2010 में क्वेश्चन पूछा है। अब हम देखते हैं भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। ठीक है, तो देखिए भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। यहां से बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, जिसको 1 अक्टूबर 1953, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, यह स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखो। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे ना। इसके अन्य सदस्य कौन थे? पंडित हृदयनाथ कुजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर। ठीक है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी 1956 में। चलिए अब हम देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है दोस्तों, जो मैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताते जा रहा हूं वो हर एक तथ्य अपने आप में क्वेश्चन बनने की योग्यता रखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पाली, एक एक चीज जो मैं आपको बताते जा रहा हूं सब ऑथेंटिक पुस्तकों से मैं उठाया हूं सब। ठीक है, ऐसा पुस्तक से मैं उठाया हूं जो जिस पुस्तक को व्यापम या सीजीपीएससी या आयोग ना स्वीकार करता है, उस पुस्तकों से मैं उठाया हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। इसे पुरानी प्राकृत कहते हैं। ठीक है, पुरानी प्राकृत क्यों कहते हैं कि आप देखिए ना, प्राकृत से पहले वाली भाषा कौन सी है? ये है पाली। ठीक है, इसी कारण इसको पाली भाषा को पुरानी प्राकृत कहते हैं। सिंहल या श्रीलंका के लोग पाली को मगधी कहते हैं। क्यों मगधी कहते हैं? क्योंकि मगध का जो क्षेत्र है, ठीक है, मगध के क्षेत्र में कौन से भाषा का प्रयोग किया जाता है? पाली भाषा का। ठीक है, उस समय पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। भाषा विज्ञान ने, ठीक है, भाषा विज्ञान ने प्राकृत को 5 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। कौन कौन से हैं? शौरसैनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के काल को अपभ्रंश काल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली आधुनिक आर्य भाषा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि आप छत्तीसगढ़ के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? शौरसैनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी से ना से जानी जाती है। ठीक है, मतलब उत्पत्ति हुई है शौरसैनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी से। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी का भाग है। देखो यहां से भी बिल्कुल एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहां से तो क्वेश्चन पूछ ही चुका है। संसार की भाषाओं में हिंदी को तृतीय स्थान प्राप्त है। पहला मंदारिन, दूसरा अंग्रेजी। अवहट अपभ्रंश का ही विकृत रूप है। इसको देख चुके हैं अपन। विकृत रूप मतलब बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? अवहट। अवहट का काल क्या है? 1100 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी के आसपास की भाषा मानी जाती है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये शब्द संस्कृत के नहीं हैं। ये तीनों शब्द फारसी भाषा के हैं। हिंदी का जन्म भारत में हुआ परंतु उसका नामकरण ईरानियों और भारत के मुसलमानों ने किया। ठीक है, ईरानियों की प्राचीन ग्रंथ है जिसका नाम है अवेस्ता। उसमें हिंदी, हिंदू आदि शब्द मिलते हैं। खड़ी बोलियों में मेरठ की खड़ी बोली आदर्श और मानक मानी जाती है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, चलिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 43.6% लोग, 43.6% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। हिंदी है हम हिंदू, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। ये मतलब कविता किसने लिखी है? मोहम्मद इकबाल ने लिखी है। ठीक है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसने लगाया है? प्रताप नारायण ने दिया है। ठीक है,
मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में है, पढ़ चुके हैं अपन। भाषा की सबसे पुरानी रूप ऋग्वेद संहिता में पाया जाता है। अकबर के दरबारी कवि रहीम को हिंदी कवि कहा गया है। मंदारिन चीन, जो कि चीन में बोला जाता है। अंग्रेजी के बाद हिंदी विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। आगे देखते हैं, हिंदी देवनागरी लिपि से लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, बिल्कुल आप ध्यान रखिए। और भारतीय संविधान में लिखा भी है कि राजभाषा कौन सी होगी? देवनागरी लिपि से लिखी गई हिंदी भाषा ही भारत संघ की राजभाषा होगी। देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है। ठीक है, जब मैं आपको लिपि वाला जब क्लास लूंगा, लिपि वाला जब वीडियो बनाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि क्यों है। जब अपन वर्ण विचार पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि क्यों है। ठीक है, जब हम संधि पढ़ेंगे उस समय और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वर्ण विचार और संधि को आप एकदम अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से मैं बनाने वाला हूं उसका वीडियो। देवनागरी लिपि लेफ्ट टू राइट लिखे जाता है, यहाँ लेफ्ट से शुरू होता है राइट तक चलता है। देखो यहाँ लेफ्ट से अपन लिखना शुरू किए, इस तरफ राइट तरफ चल रहा है। ठीक है, देवनागरी लिपि में देखो देवों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण देव हुआ, और गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा बोले जाने के कारण नागरी। ठीक है, इसका नाम इसलिए संभवतः देवनागरी पड़ा है कि देवताओं के द्वारा बोला गया है इसलिए देव, और गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग किया गया करके नागरी। यहां से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, दक्षिणी हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। नेट जीआरएफ 2005 पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, जितना चीज मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं उसको बहुत ही अच्छे से आप एक बार वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, और जो जो मैं आप लोगों को नोट्स दे रहा हूं उसको भी आप प्रॉपर रिवीजन करते चलिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं इस कोर्स की विशेषता के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूं। ठीक है, देखिए आपको संपूर्ण वीडियो मिलेगा, जितना भी कंप्लीट वीडियो मैं आपको बना के दूंगा हर एक टॉपिक का। ठीक है, संपूर्ण आपको नोट्स दूंगा मैं पीडीएफ के रूप में, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। हर एक टॉपिक का टेस्ट होगा। जैसे अभी हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, विकास एवं इतिहास। ये टॉपिक जैसे खत्म होगा उसके बाद उस टॉपिक का जितने भी एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, सभी का क्वेश्चन देख के मैं एक टेस्ट लूंगा और मॉडल क्वेश्चन भी दूंगा। मतलब कौन कौन से और क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको जोड़ के एक टेस्ट लूंगा। ठीक है, जब टेस्ट हो जाएगा उसके बाद प्रश्नों और उत्तरों की व्याख्या में एक वीडियो बना के करूंगा। ठीक है, उसके बाद व्याख्या का जो पीडीएफ होगा वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा दोस्तों देखिए, ये 2 बुक मैंने लिखा है। ठीक है, दोनों बुक हिंदी का है। एक में टॉपिक वाइज, जितने छत्तीसगढ़ बनने के बाद जितना भी एग्जाम हुआ है उसके टॉपिक वाइज हिंदी का सॉल्यूशन व्याख्या किया गया हूं एक में, और एक में एग्जाम वाइज, मतलब जो परीक्षा के अनुसार जो एग्जाम हुआ है उसके अनुसार पेपर सॉल्व किया हूं। विस्तृत व्याख्या है, त्रुटि रहित विस्तृत व्याख्या। ये दोनों बुक का ई बुक, मतलब दोनों बुक का मैं सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को इस कोर्स के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप चैटिंग फैसिलिटी है। कोर्स समाप्त होने के बाद उसका लाइव डाउट क्लास होगा। ठीक है, जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो अपन किसी भी एक प्लेटफॉर्म में जुड़कर हम लाइव डाउट क्लास क्लियर करेंगे। ठीक है, और दोस्तों कोर्स का जो कंप्लीट फीस है वो है ओनली 300 रुपीज। ठीक है, चलिए अब आगे बताना चाहता हूं कोर्स को आप कहां से प्राप्त करें। तो कोर्स को आप प्राप्त करेंगे हमारे अपने मोबाइल ऐप मनोबल द लर्निंग ऐप से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो देखिए जैसे आप होम पेज में जाओगे ना, होम पेज में जाने के बाद बीच में ही स्टोर का बटन होगा। ठीक है, वहां से आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आपको आज के क्लास का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हो या टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो। ऐप से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को प्रॉपर मिलते रहे। ठीक है, और यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को से जुड़े नहीं हो तो प्लीज आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स है और इंफॉर्मेशन आप लोगों को समय पर मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।